Dear students, once again welcome to the online class session of class 9th. So we were just studying the chapter number 3 of political science, constitutional design. In the first part we have gone through the basic topics like the constitution and what is a constitution, what is constitution design, what is the meaning of that. Then we just continued about the South African apartheid system, that was the unjust policy, racial discrimination policy of the whites. Then we studied about the apartheid system, all the unjust that white rulers have done there. Today we are going to just discuss it, formation of African National Congress, ANC. See, this ANC is African National Congress. स्टार्टिंग इन 1950s तक जाते जाते जो वहाँ के ब्लैक्स थे, जो कलर्ड पीपल थे, जो इंडियंस थे, मीन्स नॉन वाइट्स, आप इनको सबको मिला के एक वर्ड अगर कॉमन बोलना हो तो आप इनको नॉन वाइट्स कह सकते हो. तो ये जो नॉन वाइट्स थे, इन सब ने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया. इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया. सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया. अभी तक क्या था कि ये जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता था ये सहते चले आ रहे थे, लेकिन यहाँ तक इस स्टेज तक आके एक कंडीशन ऐसी आई कि नाउ दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द अनजस्ट पॉलिसीज ऑफ द वाइट रूलर्स. अब ये विरोध करना, विद्रोह करना शुरू कर दिए और इन्होंने प्रोटेस्ट, मार्चेस, स्ट्राइक्स, धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, इस तरह की चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया. और इस पूरे मूवमेंट को जिसने लेड किया वो थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिससे कि आपको कल जब मैंने प्रीवियस क्लास ली थी, इंट्रोडक्शन क्लास, तो वहाँ बताया था कि नेल्सन मंडेला भी इसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से थे. एक सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह बन के आई. बहुत से कम्युनिस्ट या अदर लीडर्स भी जो थे वो सभी एक जगह इकट्ठा हो गए. अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहने का यहाँ सेंस ही यही है कि जब कई संस्थाएं किसी एक संस्था के अंतर्गत आके एक ही उद्देश्य के लिए काम करने लगे. मीन्स व्हेन मेनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस कम अंडर वन कंट्रोल एंड दे आर वर्किंग फॉर द कॉमन कॉज, तो दैट इज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन. तो एएनसी जो थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इट बिकेम द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन. खैर, अब ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने मूवमेंट तेज कर दिया. आप जान ही रहे हैं, मूवमेंट तेज होते होते 1964 में जाते जाते नेल्सन मंडेला वो ट्राइड फॉर ट्रीजन, देशद्रोह के आरोप में उनको बंद कर दिया गया. फिर भी लेकिन प्रोटेस्ट बहुत ज़बरदस्त चलते चले गए. कई देशों ने भी ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी थी इसको अनजस्ट माना, बट द वाइट कंटिन्यूड द किलिंग्स एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ दीज ब्लैक्स पीपल और द नॉन वाइट्स पीपल. लेकिन क्या होता है, जो अगला टॉपिक है हमारा, टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए, विरोध प्रदर्शन और लोगों का संगठन जब मजबूत होता चला गया, द ऑर्गेनाइजेशन बिकेम मोर पॉपुलर, मोर यू कैन से स्ट्रॉन्ग ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ लॉट ऑफ पीपल. आई मे से ऑल द पीपल, मीन्स द मैक्सिमम ऑफ द ब्लैक्स पीपल और द कलर्ड पीपल, और यू कैन से द नॉन वाइट्स. उनकी जो एंटिसिपेशन थी दैट वाज इन सच अ नंबर कि धीरे धीरे वो संगठन मजबूत होता चला गया. एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जैसा मैं आपको बताऊं कि आप सोच रहे होंगे अचानक कैसे ऐसे मजबूत हो गए. मजबूत वो थे. कल हम लोगों ने रेशियो पढ़ा था पिछले क्लास में. जो वाइट सेटलर्स थे वहाँ पे, जो यूरोप से जो आए थे, एक्वायर किया अफ्रीका को और वहीं बस गए, दे सेटल्ड देयर, वो 25% ही थे. ब्लैक 75% थे. लेकिन वही जैसे मैंने कहा कि पावर में आदमी जब हो जाता है, जो रूलर हो जाता है, तो कई बार आदमी डरता है विद्रोह करने से, घर से बाहर निकलने से. लेकिन एक बार जब हम संगठित हो जाते हैं तो हम मजबूत होते चले जाते हैं. तो सेम वही कंडीशन आई. यहाँ पे प्रोटेस्ट बहुत आप कह लो दमदार तरीके से होने लगा और वाइट रूलर्स को ये रियलाइज़ हो गया अब जाके कि एक तो सारे पार्टीज मिलके एक पार्टी बन गए, सारे लोग उस पार्टी के अंडर में पूरे तरह से विद्रोह कर रहे हैं. तो नाउ दे रियलाइज कि नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टू कीप लॉन्गर दिस रूल इन अफ्रीका. तो ब्लैक्स को अब वो जान गए कि उनकी फ्रीडम को अब वो रोक नहीं पाएंगे साउथ अफ्रीका में. गवर्नमेंट चेंज देयर पॉलिसीज, सरकार ने अपनी जो पॉलिसीज थी, जो योजनाएं थी, जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे, माने ऐसे कानून, ऐसे नियम जो इन ब्लैक्स को या नॉन वाइट्स का जिससे डिस्क्रिमिनेशन होता था, शोषण होता था, उनको जो है आप ऐसे कह लो कि रिपील करना शुरू किया, ख़त्म करना शुरू किया.
पॉलिटिकल पार्टीज जो उनकी थी, उन अलग अलग जो और थी, उनको बैन करना शुरू किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था रिस्ट्रिक्शन ऑन मीडिया वाज रिमूव्ड। मीडिया रिस्ट्रिक्शन जब हट जाता है तो आप जान रहे हैं कि बहुत सा मैटर ऐसा है जो कई बार जब मीडिया गवर्नमेंट के अंडर में कंट्रोल में काम करती है तो बहुत सा जो मीडिया क्या है, मीडिया को आप ऐसे कह लो पॉलिटिकल साइंस में फोर्थ पिलर माना गया। जहां हम लोग अगर 3 पिलर मानते हैं ऑर्गन्स की, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मीडिया इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जिसको डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ या जिसको हम चौथा पिलर कहते हैं वो है। तो क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि आज दिल्ली में क्या हो रहा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने क्या डिसीजन लिया, वो सब जो भी चीज़ें हैं जब सच्चाई जनता तक आती है तो अगले बार यही बहुत बड़ा, या आप ऐसे कह सकते हो कि एक साइन होता है कि हम सोच सकते हैं कि हम इस बार किसको वोट करेंगे या हम किसको चुनेंगे, या और भी बहुत सी चीज़ें। एक दबाव बनता है उन नेताओं पे भी, मंत्रियों पे भी जो अगर कहीं गलत कर रहे हैं तो ऐसे केस में मीडिया का रिस्ट्रिक्शन रिमूव होना एक तरह की फ्रीडम ही थी कि अब जो कुछ भी होगा, अनजस्ट होगा, जस्ट होगा, दैट विल बी पब्लिश्ड एंड एवरीबडी विल नो दैट व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग और व्हाट पॉलिसीज द गवर्नमेंट इज फॉलोइंग। इसमें एक और बड़ी घटना हुई आफ्टर स्पेंडिंग 28 ईयर्स इन जेल। 28 ईयर्स जेल में नेल्सन मंडेला ने बिताया और उसके बाद सरकार को उनको भी फ्री करना पड़ा। ये उनको फ्री करने का काम किया गया। आज का क्वेश्चन, और अगर आप अभी तक वेट कर रहे हैं कि नाम कहाँ गया, तो अभी नाम जब लास्ट में मैं क्लास ओवर करूँगा तो जितने लोगों ने कमेंट किया था आई विल नेम देम, मैं उनका नाम अभी ले लूँगा। आप बिल्कुल मत परेशान होइएगा। दोज हु हैव कमेंटेड मोस्ट वेलकम। आपकी ऐसी एंटिसिपेशन चाहिए। एक और थोड़ी सी चीज़, आप इसको शिकायत नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा एक कसक रह गई मन में कि कल का जो वर्क सबमिशन था वो 9th में से सिर्फ 23 स्टूडेंट्स ने किया। तो बेटा आपकी पार्टिसिपेशन के बिना क्लास सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। यू विल हैव टू सबमिट इट, वर्क करो। आप नहीं उस टाइम में कर पा रहे हो, अब तो पर्सनल वॉल पे करना है, तो ग्रुप तो लॉक है नहीं कि आप ये कह सको कि सर ग्रुप लॉक हो गया हम कर नहीं पाए। सपोज करो सवेरे काम मिल रहा है, शाम तक अगर करके दे सकते हो तो इट इज़ गुड। नहीं हो पाया तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, सवेरे 8 से 9 में भी आप जमा कर सकते हो। तो आज का क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, हाउ मेनी ईयर्स डिड नेल्सन मंडेला एक्चुअली वर इन जेल। जेल में नेल्सन मंडेला ने कितना समय बिताया। तो यहाँ पर है इस लाइन में, मैं रिपीट नहीं करूँगा, यू हैव टू आंसर इट। और अभी जैसे ही क्लास के टॉपिक्स में ख़त्म कर लूँगा, आई विल जस्ट नेम ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव कमेंटेड ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब आते हैं तो अब नेल्सन मंडेला भी बाहर आ गए। फाइनली 26 अप्रैल 1994, 26 अप्रैल 1994 ये वो दिन था जब साउथ अफ्रीका जो है इट बिकेम द न्यू डेमोक्रेटिक स्टेट ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। एक साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री के तौर पे एमर्ज हुई, उसको मान्यता मिली और अपार्थीड गवर्नमेंट केम टू एंड। अपार्थीड गवर्नमेंट जो थी वो एंड कर गई। यहाँ से ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी थी या ऐसी पॉलिसी को फॉलो करने वाली गवर्नमेंट थी वो एंड हो गई। और इसके बाद एक और फ्रेज आया, बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज आया, आपको मैं बता दूं, दैट वाज इक्वालिटी रेसेस इन साउथ अफ्रीका। इक्वालिटी रेसेस, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा यहाँ तक, इस टॉपिक के पहले तक, कि बार बार जो वाइट रूलर्स थे वो संख्या में कम थे लेकिन ब्लैक्स को वो शोषण कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे। बहुत सी अनजस्ट पॉलिसीज़ थी, सेपरेशन पॉलिसीज़ थी, वो बिल्कुल भी उनको अपने सामने इन्फीरियर समझते थे, उनके साथ उठना बैठना तक नहीं होता था। लेकिन जब ये अपार्थीड सिस्टम, जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो अब इस नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए वाइट रूलर्स और ब्लैक जो लीडर्स थे या वाइट के तरफ से जो लीडर्स थे, जो एक समय डिस्क्रिमिनेट करते थे और एक तरफ जो डिस्क्रिमिनेट होते थे, दोनों एक ही जगह बैठे और दोनों ने ये मिलकर डिसाइड किया कि हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे जो जिसमें सभी तरह की रेसेस की इक्वालिटी हो, माने किसी भी तरह का वर्ग हो, संप्रदाय हो, मत को मानने वाला हो, सभी बराबर रहे, या किसी भी स्किन कलर का हो, स्किन कलर का भी उसमें कोई डिफरेंस ना आए। तो ऐसे केस में जो है इक्वालिटी रेसेस साउथ अफ्रीका में हुआ। आफ्टर डिबेट्स एंड डिस्कशन ऑफ 2 years, 2 सालों तक के डिबेट और डिस्कशन के बाद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड केम आउट एंड दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका।
उसके बारे में यहाँ एक लाइन कही जाती है कि फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स गॉट द राइट मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री, माने इतने एक्सटेंसिव राइट्स पाए और जिसके वजह से कि वो किसी भी दुनिया के जो नागरिक हैं किसी एक लोकतांत्रिक देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, इतने एक्सटेंसिव राइट्स कुछ ही देश ऐसे हैं जहां पे नागरिकों को इतने अधिकार मिलते हैं। तो एक फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज इस टॉपिक में बता दूं आपको, वो ये थी कि ये जब बैठे तो जो ब्लैक लीडर्स थे, जो ब्लैक के साइड के लीडर्स थे, उन्होंने खुद अपने कम्युनिटी को ये मैसेज किया, ये रिक्वेस्ट किया कि इन वाइट्स को फॉरगिव कर दो, इनको क्षमा करो, इन्होंने जो गलती की है, जो भी इन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं या हमारे लोगों की हत्याएं की हैं या शोषण किया है, जस्ट फॉरगिव देम, क्योंकि हम लोग को एक बेटर साउथ अफ्रीका बनाना है, एक स्ट्रॉन्ग साउथ अफ्रीका बनाना है और अब दोनों ही रेसेस इक्वालिटी में रहेंगी। तो पिछली चीज़ों को भूलने पर ही ये हो पाएगा कि हम साउथ अफ्रीका को स्ट्रॉन्ग बिल्डअप कर सकें, नहीं तो अगर इस तरह की दुश्मनी रह गई तो अगेन इट विल हार्म। तो टिल हियर दिस इज द टॉपिक। नाउ नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू विच अ गवर्नमेंट इज गवर्नड, अ कंट्री इज रूल्ड, एंड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल। जैसे भी साउथ अफ्रीका के केस में हम लोगों ने देखा कि इक्वल रेसेस की बात की, उन्होंने इक्वालिटी की बात की, बैठ के सारे डिस्कशंस किए, डिबेट्स किए और एक फाइनल अल्टीमेट डिसीजन पर आए। तो ये संविधान बना, जो नियम कानून बने जिससे देश चले। तो ये कि लेजिटिमेट पावर है, सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। तो अब एक बहुत सिंपल सा वैसे तो ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत से आंसर्स हो सकते हैं। आई हैव जस्ट रिटन वन पॉइंट। आप अगर कुछ सोचते हो तो दैट ऑल्सो यू कैन मेंशन कि आपको क्या लगता है कॉन्स्टिट्यूशन की क्या नीड है। तो आप, जैसे मैंने अभी डेफिनेशन में ही कहा, कई आंसर उस डेफिनेशन से आ जाते हैं। इट इज नीडेड टू रन द कंट्री प्रॉपरली, इट इज नीडेड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, कॉमन पीपल, कि एक साधारण आदमी के भी जो इंटरेस्ट हैं, उसके जो राइट्स हैं, उसको सेफगार्ड कौन करेगा? अगर हम आप साधारण व्यक्ति हैं तो हमारा वो जो अधिकार है, चूंकि हम बार बार राइट की बात करते हैं, तो वो राइट हमें दे कौन रहा है? वो राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, कोई सरकार नहीं देती है। गवर्नमेंट नेवर गिव्स एनी राइट, एक्चुअली द राइट विच एवर वी आर हैविंग इज ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जहाँ पे ये जो हमारा सेफगार्ड हो रहा है, अगर हम सुरक्षित रह सकते हैं, या अगर हमारे प्रति कोई गलत चीज़ हो रही है समाज में जिसको हम क्लेम करते हैं कोर्ट में जाके, तो क्यों कर पाते हैं? और फिर कोर्ट हमें वो चीज़ अवेलेबल कराता है, या पुलिस प्रशासन में हम शिकायत करते हैं तो उस आधार पर हमें वो चीज़ें मिलती हैं। वो इसीलिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिकार है और उस अधिकार को सेव करने के लिए ही वो राइट ऐसे बनाए गए थे संविधान में, चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के हों, चाहे वो माइनॉरिटी के हों। मेजॉरिटी या माइनॉरिटी, चाहे वो बहुसंख्यक, बहुत संख्या में रहने वाला कोई समुदाय हो जो संख्या में हो, या माइनॉरिटी अल्पसंख्यक हो, दोनों के केसेस में फॉलो होता है। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन कभी डिफर नहीं कर सकता कि ये ज़्यादा है तो इनके लिए कोई लॉ में कोई, आप कह लो, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, और ये लोग कम है संख्या में तो इनके लिए कोई इस तरह की मतलब लॉज को कटौती की जाए। दैट रिमेन्स सेम फॉर ऑल। जैसे वोट देने के ही अधिकार को देख लो कि कोई भी व्यक्ति वोट देगा, एक रिक्शे वाला वोट देगा या जो भी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट वोट देगा, वोट की वैल्यू एक ही होगी। ऐसा नहीं कि बहुत रिच पर्सन वोट करेगा तो उसका 4 वोट गिन लिया जाए, इट विल नेवर हैपन। तो इस तरीके से ये एक चीज़ें हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन को आप ऐसे भी कह सकते हो कि इट इज़ नीडेड बिकॉज इट कंटेन्स सम बेसिक रूल्स फॉर ऑल। जो बेसिक रूल्स हैं वो सभी के लिए हैं। तो एक ये पार्ट हो गया। दूसरे कुछ और चीज़ें हैं कि नीड क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन की, कुछ पॉइंट वाइज भी मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया है। चूंकि पॉइंट्स में जब आप देखेंगे तो आई थिंक इट बिकम्स क्वाइट ईजियर टू अंडरस्टैंड, एंड व्हेनेवर द क्वेश्चंस कम्स आउट इट बिकम्स अगेन ईजियर टू आंसर दैट क्वेश्चंस। तो अब यहाँ अगर हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग पीपल। चूंकि खास करके अगर हम इंडिया जैसे कंट्री की बात करें, या साउथ अफ्रीका में भी हमने देखा कि वाइट्स थे, ब्लैक्स थे, कलर्ड्स थे, इंडियंस थे। ऐसे ही इंडिया में भी आप देखिए कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कितनी ज़्यादा वर्सेटैलिटी है। बहुत से रिलीजन्स हैं, उसी में कोई बहुत संख्या में है, कोई अल्पसंख्यक है। उन रिलीजन्स में कास्ट में सब कास्ट, इतने ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पीपल हैं। ऐसे केस में अगर आपस में लोगों को मिलजुल के रहना है तो हमारे पास कोई एक मजबूत संविधान होना चाहिए जिस पे कि सबका विश्वास हो।
इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट का यही मतलब है यहाँ पे कि सबका भरोसा हो जाए उस संविधान पे, जिनकी संख्या पूरे देश में 130 जो हमारी करोड़ जनसंख्या है, उसमें से अगर कोई ऐसा है जिसकी संख्या किसी समुदाय की सिर्फ 5 लाख की है पूरे देश भर में, तो वो भी ना डरे, और जिसकी 10 करोड़ की है वो भी ना डरे। ये मेरे कहने का मतलब है कि आप नंबर में चाहे बहुत कम हो, बहुत ही कम नंबर में, लेकिन एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट हो आपके अंदर, मन में भरोसा है कि हाँ मेरा संविधान जो सुप्रीम लॉ है कंट्री का, वो हमें इक्वल मानता है, उतने के इक्वल मानता है जितना जो सबसे ज़्यादा संख्या में समुदाय है उससे भी, तो और मेरे साथ न्याय ही होगा, मेरा डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, शोषण नहीं हो सकता। सेकेंड पॉइंट इज इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। दूसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशन ही ये बताता है कि जो सरकार है वो किस तरीके से बनेगी, कैसे चलेगी, उस सरकार में हु विल हैव द पावर टू मेक डिसीजंस, किसको अधिकार दिया जाएगा कि वो निर्णय ले, डिसीजंस ले सके। ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई गवर्नमेंट बनने के बाद अपने मन से कोई तय नहीं कर सकता कि हम ऐसे चुनाव कराएंगे। जैसे एक नियम है कि 5 साल के बाद लोकसभा या विधानसभा का जो एक जनरल टर्म होता है, टेन्योर होता है 5 ईयर्स का, वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, और वो डिसॉल्व हो जाने के बाद फ्रेश इलेक्शंस होंगे। इलेक्शन कमीशन हमारा इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है चुनाव आयोग, वो डेट दे देता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर में, और उसके बाद से नए चुनाव होते, जो जीत के आया फिर वो आएगा, जो हार गया वो बाहर ही रह जाएगा। तो ये सारी चीजें पहले से आप ऐसे कह लो प्री मेंशन्ड है कि गवर्नमेंट कैसे बनाई जाएगी, क्या फॉर्मेशन होगा, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन पावर पाएगा, वो डिसीजंस कैसे लेगा, क्या लेगा, एवरीथिंग इज मेंशन्ड क्लियरली। और गवर्नमेंट कितनी भी संख्या में सीट जीत जाए, वो अपनी वाली एक डिसीजन भी नहीं ले सकती है, जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती है। थर्ड, इट लेज डाउन द लिमिट्स टू द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। जो मैंने अभी कहा कि गवर्नमेंट के पावर्स को भी लिमिटाइज करके कॉन्स्टिट्यूशन ने रखा है। मतलब गवर्नमेंट बनने के बाद ऐसा नहीं कि चुनाव हो गया और आप सरकार बना के बैठ गए तो अब जो मन करे वो डिसीजन लेके बोल दो कि अब इन समुदाय को यहाँ से भगा दिया जाएगा, इनको मार दिया जाएगा, या हम ये पैसा यहाँ फंड नहीं खर्च करेंगे या यहाँ करेंगे। तो ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट के भी पावर्स को लिमिटाइज करके रखा हुआ है। सबके अपने सर्टेन पावर्स हैं, प्रधानमंत्री तक के भी अपने पावर्स हैं, और वो उस दायरे में रह के ही सरकार को, मंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को उस दायरे में रह के, संविधान के दायरे में रह के काम करना होता है। यही संविधान, जैसा हम लोग अभी पहले पढ़ रहे थे, इट स्पेसिफाइज द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। ये जो जनता है, जो नागरिक हैं, उनके राइट्स भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होते हैं। Then we have one more point. It also expresses aspiration of the people about creating a good society. एक एस्पिरेशन जो अपेक्षा होती है, चूंकि संविधान ही कहीं ना कहीं हमारे मन में कोई भरोसा लाता है, या चुनाव जब बार बार होते हैं तो हम एक कहीं ना कहीं अपेक्षा रखते हैं कि इस बार हम ऐसा चुनाव व्यक्ति को चुनेंगे कि जो नई सरकार बनाए, हम सबको मिलजुल के डेवलपमेंट कराए सारी चीज़ें। या सोसाइटी में भी जो हमें अगर एक क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी करनी है तो रूल्स रेगुलेशन जब फॉलो होते रहते हैं, सभी अपने अपने दायरे में जब रहेंगे, एक लिमिटेशंस में रहेंगे, तो बिगाड़ नहीं होती है। तो ऐसे केस में ये हमारा कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन हावी होता है, जो है 4 पॉइंट्स। So today we will only discuss till here because the next topic is for making of Indian Constitution। चूँकि अभी तक हम लोगों ने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या है इसको पढ़ा। अब बिल्कुल से टॉपिक चेंज होगा, चूँकि इंडियन कंटेक्स्ट में अब टॉपिक आ जाएगा, तो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, नाउ द नेम्स आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल। तो ये जो नेम्स हैं इसमें कमेंट में मैं उनके नाम बता दूं। आदर्श पाल, अंशिका त्रिपाठी, देन अरविंद शाह, आकाश कुमार, और ये सुरेंद्र चौरसिया चूँकि लिखा है। आप प्लीज़ बच्चों आप अपना नाम ज़रूर डाल दिया करो स्टूडेंट्स। देन वी हैव अन्नपूर्णा, उत्कर्ष श्रीवास्तव, अंजलि तिवारी, राजेश गुप्ता, सलोनी गुप्ता, नेम इज गिवन हियर, सलोनी गुप्ता, हर्षित सिंह, देन वी हैव आदेश पांडे, हर्ष तिवारी, राज पांडे, वैभव सिंह, अपर्णा शुक्ला, नैना श्रीवास्तव, देन खुशी सिंह, निखिल सिंह, शशांक मणि त्रिपाठी, देन वी हैव आरव शर्मा, श्रेयांशी।
Shreyanshi it is. Name is given at the last. Then here it is no name is here. बहुत लंबा चौड़ा आंसर लिख दिया है और पूरा डीप उसको समझाया है, बहुत अच्छा है। RRS ID है, RRS जिससे ये भेजा गया है। देन वी हैव प्रथा ओझा, अनामिका चौहान, अभिषेक तिवारी, बहुत ही कर्सिव राइटिंग में नाम लिखा है भाई, पढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है। देन वी हैव युवराज पाल सिंह, और इस बार युवराज पाल सिंह का कमेंट थोड़ा लेट में आया लग रहा है, नहीं तो सबसे पहले ये कमेंट करता। अक्षांश अमन, कृतज्ञ पांडे, यशी द्विवेदी, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। आज वाला भी कमेंट करना, और जैसा मैंने कहा कि लेक्चर्स पोस्ट करते रहिए, जो असाइनमेंट दे रहा हूँ बहुत छोटा छोटा ही काम दे रहा हूँ उसको भी पोस्ट करते रहना। सो टिल देन बाय एंड थैंक यू।